अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुशामदीद लें। जनाब, यूरोपीय यूनियन के बाद बरतानिया और अमेरिका ने भी पाकिस्तान में 9 मई के मुल्ज़मान को मिलिट्री ट्रायल में दी जाने वाली सजाओं को मुस्तरद कर दिया है और उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए बरतानिया और अमेरिका के महकमा खारजा ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो 9 मई के मुल्ज़मान के शफाफ ट्रायल को यकीनी बनाए और शफाफ ट्रायल भी इस तरह का हो कि मुल्ज़मान को इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करने का मौका मिल सके। और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका की तरफ से ये जो बयान तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से जारी किया गया था महकमा खारजा के तर्जुमान डेविड मिलर की तरफ से, इस बयान को खुद नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची बराए फॉरेन मिशंस रिचर्ड गार्नेल, जो इस वक्त इनफैक्ट अमेरिका के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तर्जुमान के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने अपने ही दफ्तर खारजा के इस स्टेटमेंट को मुस्तरद कर दिया है। और रिचर्ड गार्नेल ने डेविड मिलर के सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किए जाने वाले बयान को टैग करते हुए ये तहरीर किया है कि जनाब, दफ्तर खारजा की तरफ से पाकिस्तान में मिलिट्री ट्रायल और मिलिट्री कोर्ट से दी जाने वाली सजाओं के ऊपर जो रद्द अमल जारी किया गया है वो ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बल्कि बुदा है, बजाय इसके कि अमेरिकी महकमा खारजा ये बयान जारी करता कि जनाब हमें इन मिलिट्री ट्रायल्स के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमेरिकी महकमा खारजा को सीधा सीधा इस बात का मुतालबा करना चाहिए था, फ्री इमरान खान। और ये मुतालबा जो कि नौमुंतखब अमेरिकी सदर जो अब 20 जनवरी को चार्ज लेने जा रहे हैं और उसके बाद उनकी पूरी टीम चार्ज लेने जा रही है, ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के तरतीब-ए-नौ के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ऐसा ताकत का इंजेक्शन है, उनके लिए एक इतनी ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट है जिसके ऊपर अगर वो खुशी से भंगड़े डाल रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप की 20 जनवरी को तकरीब हल्फ बर्दारी की मौके को इस जुमले के साथ, इस मिसरे के साथ टैग कर रहे हैं कि जनाब एक जरा सब्र के जब्र के दिन थोड़े हैं, यानी दिन रह गए थोड़े, 20 जनवरी को ट्रंप आएगा और इमरान खान को जेल से निकाल देगा। इसके ऊपर जनाब बड़ी ही एक दिलचस्प सिचुएशन सोशल मीडिया पर तारी है। लेकिन असल खबर ये नहीं है कि बरतानिया और अमेरिका ने ये जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। असल खबर यह है कि पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, क्लैरिटी के साथ। और ये जो एब्सोल्युटली नॉट कहा गया है, ये बरतानिया और अमेरिका को कहा गया है, उनके मुंह पर कहा गया है। और पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की रियासत ने और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात को इस्टेब्लिश किया है कि पायन ऐसे गुलाम कोई ना, यानी वो जो इमरान खान कहते थे ना हम कोई गुलाम है, मौजूदा हुकूमत ने इस बात को इस्टेब्लिश कर दिया है कि जनाब हम गुलाम नहीं हैं। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये स्टेटमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी की गई है, जिसमें खास तौर पर बरतानिया को, चूंकि वो गोल्ड स्मिथियन प्रोजेक्ट का एक मरकज है, उसको खास तौर पर हिट किया गया है। और अपने इस रद्द अमल के अंदर पाकिस्तान ने इस बात को इस्टेब्लिश किया है कि जनाब आप अपने काम के साथ काम रखें, आपको हमारे मुल्क के मामलात के अंदर मुदाखलत करने की कतई तौर पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि तहरीक इंसाफ के दोस्त जो इस वक्त भंगड़े डाल रहे हैं उनको भंगड़े डालने देना चाहिए। लेकिन अगर हम लॉन्गर रन के अंदर देखें और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने इसी स्टांस, यानी तुसी अपने कम नाल कम रखो, साडे जिहड़े ना खुरली च मुंह मारन दी लोड़ कोई ना, ये अगर इस तरह की जो मौक़िफ़ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बगैर किसी लचक के, बगैर किसी नताइज से की परवाह किए बगैर अगर खड़ी रहती है, तो आप यकीन जानिए कि ये इतना ताकतवर नैरेटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हाथ आएगा, तो उसके नतीजे में खुद इमरान खान की मकबूलियत का जनाजा निकल जाएगा। क्योंकि अगर अमेरिका की तरफ से इमरान खान को इसी तरीके से सपोर्ट एक्सटेंड होती रही, इसी तरीके से अमेरिका आउट ऑफ दी कॉन्टेक्स्ट जाकर इमरान खान की हमायत करता रहा, तो ये जो टेबल है ये आहिस्ता आहिस्ता टर्न होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान ट्रेडिशनली, यहाँ के जो लोग हैं वो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स रखते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है नुक्ता। क्योंकि पाकिस्तानी जो सोच है उनकी, वो किसी भी तौर पर इस बात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि अमेरिका, बाकी दुनिया अपनी जगह पर, अमेरिका पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें बनाए और हुकूमतें गिराए। क्योंकि ये जो नुक्ता है वो पाकिस्तान में बहुत हद तक इस वक्त
माना जा रहा है कि अमेरिका ही पाकिस्तान में हुकूमतें बनाता है और हुकूमतें गिराता है। ये आज से नहीं है, बल्कि ये उस वक्त से है जब लियाकत अली खान साहब ने बतौर वजीर आजम, पहले वजीर आजम के तौर पर चार्ज संभाला था और उनको लियाकत बाग के अंदर गोली मार दी गई थी। उस वक्त से लेकर अब तक यही एक नुक्ता जो है वो मुसलसल जेर बहस है कि अमेरिका यहां पर हुकूमतें बनाता भी है और हुकूमतें गिराता भी है। इस सिचुएशन के अंदर जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आ रहा है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उन तमाम हलकों में मकबूल करेगा जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स को तरवीज देते हैं। और ये जो स्टेटमेंट मेरे सामने आई है ज़राए के मुताबिक, उसमें हुकूमत का ये नुक्ता नज़र है, यानी फॉरेन ऑफिस का ये जो स्टेटमेंट तैयार करके उन्होंने मंजूरी के लिए भिजवाई है वजारत खारजा की तरफ से वज़ीर आज़म को, ये इस बात की तरफ मुकम्मल तौर पर इशारा है कि रियासत ने इस दबाव को जूते की नोक पर रखा है, इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और ये बात को इस तरीके से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है कि बरतानिया का पाकिस्तान के अंदरूनी कानूनी मामलात पर बयान खास तौर पर 9 मई के मुजरिमों को सजा देने के हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। और उसके बाद दफ्तर खारजा जो है कुछ पॉइंट्स को इस्टेब्लिश करता है, ये कहते हुए कि बरतानिया ने एक गैर जरूरी और गैर मुनासिब बयान में पाकिस्तान में आम शहरियों के फौजी अदालतों में मुकदमात पर एतराज उठाया है। ये वही मुल्क है जिसने 29 जुलाई 2024 को साउथ पोर्ट के इलाके में नस्ली फसादात के बाद न सिर्फ 200 से जायद अफराद बल्कि 3 कमसिन बच्चों को भी सोशल मीडिया पर जो इल्जामात थे उनके तहत चंद दिनों में सजा दी थी। शदीद क्रैकडाउन के नतीजे में इन अफराद को फौरी तौर पर जेल भेज दिया गया था। इन 54 मुल्जमान में से 47 बालिग और 3 नाबालिग अफराद को कैद की सजा सुनाई गई थी, जिन्होंने जुर्म कबूल किया और उन्हें फौरी कार्रवाई के तहत सजा सुना दी गई। और उसके साथ साथ ये जो क्रैकडाउन या ये जो फौरी इंसाफ के लिए 24-24 घंटे अदालतें चलाई गई थी, उसकी भी बरतानवी कानून के अंदर किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं थी। पाकिस्तान ने बरतानिया के अंदर चलने वाले इन मुकदमात पर किसी तरह के ना कोई सवाल उठाया और ना ही इसके ऊपर किसी तरह के कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता था कि ये बरतानिया के अंदरूनी मामलात हैं और बरतानिया के अंदरूनी मामलात में पाकिस्तान को किसी तरह की दखल अंदाजी का कोई हक नहीं। हद तो यह है कि इन फसादात में एक मौके पर एक पाकिस्तानी तक रसाई भी मांगी गई और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बरतानिया को उस पाकिस्तानी तक रसाई भी एक्सटेंड की, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस वाक़े पर बरतानवी हुकूमत को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट एक्सटेंड की गई। यही सूरत हाल अमेरिका में है। अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप के हमायतियों ने कैपिटल हिल पर हमला किया था और वहां पर जनाब स्पीकर जो कांग्रेस थी नैन्सी पेलोसी, उनके दफ्तर के ऊपर भी धावा बोला गया था, उनकी कुर्सी पर, उनकी मेज पर लोग जो है वो टांग पर टांग रख के बैठे हुए थे। इस सिचुएशन में भी जो क्रैकडाउन किया गया था अमेरिकन इंतजामिया की तरफ से और अमेरिकी हुकाम की तरफ से, इन लोगों को गिरफ्तार करके जिस तरीके से सजाएं दी गई थी, उसके ऊपर भी पाकिस्तान ने किसी तरह का कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया था। एक मर्तबा पाकिस्तान ने ये नहीं कहा था कि जनाब आपको इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए, क्योंकि किसी भी जगह पर रियासत से मुंसलिक इदारों के ऊपर हमला, रियासत के ऊपर हमला तस्वर किया जाता है। 9 मई को भी ऐसा ही हुआ था। गोल्डस्मिथियन प्रोजेक्ट और इसराइली लॉबी ने एक खास मकसद के तहत पाकिस्तानी फौज को कमजोर करने के लिए पाकिस्तानी फौज के दिल पर अटैक किया था, यानी शोधा पाकिस्तानी फौज के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि फौज ये समझती है कि ये शोधा की ही कुर्बानियां हैं जिनकी बिना पर आज हम इस मुल्क के अंदर सुख और चैन की नींद सो रहे हैं। लिहाजा अगर कोई शोधा के ऊपर उंगली उठाएगा, अगर कोई शोधा की यादगारों को जलाएगा या शोधा की यादगारों की बेहुरमती करेगा, उसको किसी तौर पर माफी नहीं मिल सकती। और यही वो अंसर था जिसकी बिना पर ये जो सारे का सारा क्रैकडाउन हुआ। बदकिस्मती से जिस वक्त प्रोजेक्ट इमरान खान डिजाइन किया जा रहा था, उस वक्त बहुत सारे अहम पहलुओं को नजरअंदाज किया गया था और उसमें इस नुक्ते को कतई तौर पर जहन में नहीं रखा गया था कि अगर ये प्रोजेक्ट किसी लम्हे फायर बैक कर जाए तो क्या होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट डिजाइन करने वालों ने यह समझा था कि ये हमारी प्रॉक्सी है और अगले 10-20 सालों में ये कठपुतली की तरह ही हमारी उंगलियों पर नाचेगी, किसी तरीके से मुड़कर हमारे सामने खड़ी नहीं होगी। और ये जो मिसकैलकुलेशन है, यही इनफैक्ट सबसे बड़ा सबब है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की मुश्किल का। और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए जरूरी था
کہ مقبول سیاسی جماعتوں کو کمزور کیا جاتا اور اسی مقصد کے لیے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون کو اور JUI کو، MQM کو کمزور کیا گیا اور کمزور کر کے ان کو کارنر پر لگایا گیا۔ کارنر پر لگانے کی وجہ سے PTI کے لیے گنجائش کو ڈیولپ کیا گیا اور پھر مختلف اداروں کے اندر پروجیکٹ عمران خان کے حامیوں کو چن چن کر لگایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ عدلیہ میں موجود پروجیکٹ عمران خان کا جو اس وقت کردار موجود ہیں، جیتے جاگتے کردار موجود ہیں، حمایتی موجود ہیں، فیسیلیٹیٹرز موجود ہیں، وہ 9 مئی کے واقعات کو بالکل ایک اس طرح کے ایونٹ کے طور پر لے رہے ہیں جیسے مال روڈ کے اوپر کسی نے کسی میرے اور آپ جیسے بندے کی، عام آدمی کی موٹر سائیکل چلا دی، اچھا موٹر سائیکل چڑھ گئی، چل کوئی گل نہیں، خیر۔ لیکن فوج کی عمارات کو جلانا، فوج کور کمانڈر ہاؤس کو جلانا، ایئر بیس کے اوپر اٹیک کرنا، شہداء کی یادگاروں کو جلانا، یہ ایسا عمل ہے جو کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور جو پاکستان کی عدلیہ ہے وہ پروجیکٹ عمران خان کی پروکسی ہونے کی وجہ سے یہ جو 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کو مختلف ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر جو سپیس ہے وہ مسلسل دیتی آئی ہے، اور یہ وہی سپیس ہے جس کے نتیجے میں 9 مئی کے ملزمان کو ثبوت، ویڈیو، شہادتیں، جیو فینسنگ کی شہادتیں ہونے کے باوجود، ملزمان کے خود اپنے اعتراف جرم ہونے کے باوجود کہ جناب ہم کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں، ہم میاں ولی ایئر بیس جا رہے ہیں، ہم جناب یہ جو ہے قلعہ بالا حصار جا رہے ہیں، اس طرح کے اعلانات اور اعترافات کے باوجود عدالتوں نے ان کو سزائیں نہیں دیں، تو پھر اس کے بعد کیا آپشن رہ جاتا ہے، اور خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں۔ اب یہ جو رچرڈ گارنیل ہیں، یہ جس طریقے سے مختلف ان پر چیزیں سامنے آنے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کا یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ فیک ہے اور یہاں سے اس کو جبران الیاس آپریٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف والے یہ جو سوشل میڈیا ٹیم ہے یہ اتنے بڑے فنکار ہیں کہ کسی موقع پر کچھ بھی کام کر سکتے ہیں، لہٰذا اس پر شک تو نہیں۔ لیکن جس طریقے سے یہ جو رچرڈ گارنل ہے اس نے ڈیوڈ ملر کو ٹیگ کیا ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ اکاؤنٹ میرے خیال میں وہ خود ہی آپریٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ جو تقسیم خود امریکن انتظامیہ کے اندر نظر آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایلچی فار فورن مشنز وہ اپنے ہی دفتر خارجہ کے جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو رد کر رہا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ سٹیٹمنٹ دینے کی بجائے یہ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی کہ فری عمران۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کی رہائی اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ضروری ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی مدت اقتدار میں نامکمل رہا تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی تو اس کے بعد ہی کشمیر کا جو ایجنڈا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پر ثالثی کرنے کی پیشکش کی تھی، اور ثالثی کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ عمران خان نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر آ کے کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں ایک اور ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، اور اس جیت کا جو ٹرافی یہ ملی کہ انڈیا نے جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کا جو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس تھا اس کو ختم کر کے، آرٹیکل 370 کو ختم کر کے کشمیر کو بھارت کی ایک ریاست ڈکلیئر کر دیا، اور انٹرنیشنل پریشر پاکستان جنریٹ ہی نہیں کر پایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے کچھ اور چیزیں ہیں جو شاید امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس ایجنڈے کو عمران خان ہی پورا کر سکتا ہے، اور کشمیر کے بعد اگر کوئی چیز سامنے رہتی ہے ہمارے تو ہمارا ایٹامک اور میزائل پروگرام ہے۔ میزائل پروگرام کے حوالے سے یہ جو بھی 4 کمپنیز پر سینکشنز لگائی گئی ہیں، اگرچہ اس کا میزائل پروگرام پر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن یہ انفیکٹ پیش قدمی ہے اس ایجنڈے کی طرف جو عمران خان کو رہا کرانے کے بعد، پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے بعد، پاکستان میں مختلف فرقہ وارانہ لسانیت کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، ایتھنک جو ہے وہ آئیڈینٹی کی بنیاد پر جو تقسیم ہے اس کو پھیلا کر خدا نہ خواستہ جو خانہ جنگی کرانے کا پروگرام ہے، جو منصوبہ ہے، یہ اس کی طرف جا کر پاکستان کو اس کی ایٹمی صلاحیت سے محروم کرنے کا ایجنڈا ہے۔ اور جس طریقے سے خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع نے کہا ہے کہ جناب یہ جو آزادی کا، علیحدگی کا جو ایک کیڑا علی امین گنڈا پور کے دماغ میں کل برا رہا ہے، یہ بات وزیر دفاع نے ہوا میں نہیں کی تھی۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ مد نظر ہیں ریاست کے کہ اس وقت کون کون سی چیز کہاں کہاں پر اسٹیبلش ہو رہی ہے اور کیسے کیسے ہم نے اس صورتحال سے اپنے آپ کو نکالنا ہے اور بچانا ہے۔ لہٰذا یہ سچویشن کا جو جواب ہے جو ریاست پاکستان کی طرف سے دیا گیا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا جو
नारा है जिसको अब रियासत पाकिस्तान ने अपनाया है, इस नारे को लेटरेंट स्पिरिट के अंदर हमें अपनाना चाहिए और बरमला इस बात का इजहार करना चाहिए और रिचर्ड गार्नर को टैग करके दफ्तर खारजा या वजीर आजम की तरफ से ये बात कहनी चाहिए। वो लिखता है फ्री इमरान खान, इनको नीचे टैग करके लिखना चाहिए एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि इसी तरीके से पाकिस्तान का जो मुकाम है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर वो ना सिर्फ बढ़ेगा बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तानी अवाम के अंदर भी जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है उसमें भी इजाफा होगा और इस्टेब्लिशमेंट की नेक नामी में भी इजाफा होगा। और जिस तरह ये चीज़ों को इस्टेब्लिश किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ये यकीनी तौर पर काबिल तहसीन है। अपने आगे जरूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।